नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, हम लोग अपने 4 चैप्टर पढ़ चुके थे क्लास 7 के एनसीईआरटी के। और दोस्त, अभी तक हमने जो पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको डिस्कस कराया था अबाउट दी प्री मेडाइवल पीरियड। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तानों के बारे में, और चैप्टर 4 में हमने फिर आगे मुगलों के बारे में पढ़ा, है ना। बहुत ब्रीफ डिस्कशन था, बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं था। क्लास 7 के एनसीईआरटी में इतना ही है। आज जो चैप्टर नंबर 5 है वो डील कर रहा है आपका ट्राइब से, नोमैड से और सेटल्ड कम्युनिटीज से। तो पहले तो ये समझ लो कि भाई चैप्टर का बैकड्रॉप क्या है, कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने बाकी लेक्चर से, ताकि आपकी कहानी फिट हो जाए दिमाग में, और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, एक्चुअली क्या था कि ये जो पीरियड हमने अभी तक पढ़ा, ये 3 जो पीरियड पढ़ रहे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इन तीनों चैप्टर्स में एक बात समझ में आई, हमने जो एनालाइज करते पढ़ा कि सोसाइटी बदलेगी। अगर पॉलिटी बदलेगी उस जगह की, तो डेफिनेट सी बात है सोसाइटी भी बदलेगी, और जो कि हो रहा था। पहले सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी वाज वर्ण बेस्ड, यानी कि कास्ट बेस्ड थी। वर्ण सिस्टम चलता था, 4 वर्ण थे, उस पर सोसाइटी बेस्ड थी। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, जब पॉलिटी बदली, इकोनॉमी बदली, तो सोसाइटी बदली, है कि नहीं। और सोसाइटी में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट आ गई जो पहले नहीं थी। सोसाइटी की नीड्स चेंज हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उस प्रकार के लोग चाहिए होंगे, उस प्रकार के स्किल्ड लोग चाहिए होंगे जो रिक्वायरमेंट है। तो सोसाइटी में नए प्रकार के लोगों की जरूरत आई। ठीक है, ये चीज आई। अब तो हुआ क्या कि भाई जो सोसाइटी थी, तो वहां तो लोग रह ही रहे थे कास्ट बेस्ड सिस्टम में, लेकिन एक प्रकार के लोग और होते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे कि ट्राइब्स। अभी ट्राइब्स क्या होती हैं? ट्राइब्स आपकी रहती हैं जंगलों के अंदर, ट्राइब्स रहती हैं आपकी हिल्स पे, ट्राइब्स रहती हैं आपकी डेजर्ट्स पे, अलग रहती हैं, इनका अपना कल्चर होता है। इसीलिए आप देखोगे कि इन ट्राइब्स को प्रिजर्व करने की बात है, इन ट्राइब्स को बचाने की बात है, ट्राइबल लैंग्वेजेस को, ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने की बात आती है। इसीलिए यूपीएससी के अंदर ये फेवरेट पार्ट बनता है। बात समझ में आ रही है क्यों यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है? ट्राइबल्स लेस टॉक्ड अबाउट, लॉट ऑफ थिंग्स आर नाउ लॉस्ट, और उनको प्रिजर्व करना है। बहुत सारी चीजें खो गई हैं ट्राइबल्स की, मतलब ऐसा नहीं कि चीजें खो गई, मतलब ट्राइबल कल्चर खो रहा है, ट्राइबल लैंग्वेज खत्म हो रही है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशिशें करी जा रही हैं। इसलिए यूपीएससी जो है इसकी सवाल बनाता है। सिंपल समझ में आ गया। अब ये ट्राइबल सोसाइटी थी और एक तरफ आपकी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, इन दोनों सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। भाई ये ट्राइबल सोसाइटी एकदम सेटल्ड सोसाइटी चल रही है, ट्राइब्स बेचारे जंगलों में रह रहे हैं। तो जब इन दोनों सोसाइटी का इंटरेक्शन हुआ, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी रहे। तो इससे दोनों सोसाइटीज के अंदर कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोनों सोसाइटीज कुछ कुछ चीजें अडेप्ट करती हैं, अपनी कुछ चीजों को बदलती हैं और डिफरेंट टाइप हो जाती हैं। ऐसी ट्राइब्स जो पहले एक डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर को फॉलो करेंगी, वो बाद में डिफरेंट हो गई। ट्राइब्स पावरफुल हो गई, ऐसा भी हुआ। बड़े बड़े ट्राइब्स के यहाँ किंगडम बन गए, बड़े बड़े किंगडम बन गए। अहोम किंगडम की बात करेंगे हम, ग्वांड किंगडम की बात करेंगे, इनकी चर्चा यहाँ करेंगे। फिर ये इतनी पावरफुल हो गए कि भैया उस वक्त मुगल जो थे उनको उन्होंने अटैक भी किया। इनकी कॉन्फ्लिक्ट इन बड़े बड़े एम्परर से भी हुए। बात समझ में आ गया। तो हम बेसिकली सोसाइटी के ऊपर बात करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले मैं आपको पहले एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या आप लोग हमें नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, और मैंने रिप्लाई भी किया था कि हाँ बेटा कराएंगे, डोंट वरी। तो आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर पढ़ाने के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, तब देखिएगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं कर पाएंगे, और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से, जो बन सकता है कभी भी यूपीएससी के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, अंडर दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स, दिल्ली सुल्तान और मुगलों के अंदर हायरार्की बिटवीन सोशल क्लास ग्रू। अब देखो कैसा ये क्वेश्चन का लेवल होगा। हायरार्की जो थी सोशल क्लास में लोगों के बीच में, वो हायरार्की और जटिल हो गई, और टफ, और ज्यादा बढ़ गई। दूसरा, ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड जातीज इमर्ज्ड विद इन वर्ण, जाति वर्णों के अंदर से आई, इमर्ज हुई। तीसरा, इन 11th-12th सेंचुरी लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज वेयर नॉट पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज हैं और कुछ लीड कर रही होंगी, यानी बड़ी ट्राइबल फैमिलीज होंगी, वो कास्ट सिस्टम के अंदर नहीं आती थी। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी ने इस बार थोड़ा पैटर्न बदला, उन्होंने एक ऑप्शन इस प्रकार से दिए। ऐसा नहीं दिया कि 1 इज करेक्ट या 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, ऐसा नहीं दिया। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। आप किसी माइंडसेट से गए थे, एलिमिनेशन मेथड से, अरे भैया एलिमिनेट कर देंगे, 3 में से 2 ऑप्शन आएंगे, 1 एलिमिनेट कर देंगे। अब वो नहीं पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि आपको तीनों स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी थी।
अगर आपको लगेगा ये दो सही है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या मार्क करोगे? आप मार्क कर दोगे टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ टू स्टेटमेंट, इसका मतलब टू स्टेटमेंट मतलब ये नहीं कि ये वाला स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट मतलब इन तीन में से कोई दो स्टेटमेंट सही है शायद, ये आपको पता होगा। ये नहीं पूछ रहा है कौन कौन से। लेकिन अगर आपको थर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है और कहीं धोखे से वो भी सही हो गया, तो इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आपको ये पता है कि यार दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं, ये तो पक्का है, लेकिन आपको फर्स्ट वाले या आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, थर्ड का आपको कंफर्मेशन नहीं है। अगर सही हो गया थर्ड स्टेटमेंट तो आंसर 1 हो जाएगा, और अगर थर्ड भी गलत हो गया तो आंसर डी हो जाएगा। तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे पैटर्न किस तरह चेंज किया। ठीक है, तो कुछ एलिमिनेशन का पॉइंट जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करी है यूपीएससी ने। आप इसको अटेम्प्ट करिएगा इसको समझने के बाद। चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इस चैप्टर को। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी इसमें टेक्निकल या फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो समझो कि शुरुआत कैसे होती है। बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड दोस्त क्या था कि बहुत सारे किंगडम्स अरोज हुए। ठीक है, किंगडम्स, और ये जो किंगडम अरोज हुए ये किस पीरियड में हुए? सर ये आपके हुए थे प्री मेडाइवल पीरियड में भी। हमने आपको बताया कितने सारे ऐसे हमने किंगडम्स के बारे में बताया है ना। मैंने आपको बताया था अबाउट दी दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सल्तनत, ये पीरियड ग्रो हुआ। फिर मैंने आपको बताया अबाउट दी मुगल्स। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जब ये सब यहां डेवलपमेंट हो रहा है, जब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो इस डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे आर्ट डेवलप हुई, बहुत सारा क्राफ्ट डेवलप हुआ और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज शुरू हो गई जो पहले नहीं हो रही थी, और इस वजह से टाउन्स और जो सिटीज और विलेजेस जो थे वो सब फ्लरिश होने लगे। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड देखो क्या कहानी किस पिक्चर में शुरू होने जा रही है। देखो देखो क्या समझ में बताया कि भैया न्यू आर्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, न्यू आर्ट डेवलप होने लगा। फिर मैंने आपको बताया कि भैया न्यू क्राफ्ट शुरू हो गया, न्यू क्राफ्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 3 कि भैया जो उनका प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन एक्टिविटी वो और इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या कर गई? और इंक्रीज हो गई। ठीक है, और प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज करने से क्या हुआ? चाहे वो आपका टाउन्स हो, चाहे वो आपके सिटीज हो, है ना, ये या वो विलेजेस हो, दोनों ही क्या करने लगे? दोनों ही फ्लरिश होने लगे, दोनों ही फ्लरिश करने लगे। ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गई? बैकग्राउंड देखो अब कैसा माहौल चल रहा है। माहौल ये है कि किंगडम्स अरोज हुए थे सारे पीरियड्स में। अब इसमें जब ये प्री मेडाइवल था तो अकॉर्डिंगली आर्ट आई, क्राफ्ट आई, प्रोडक्शन हुआ। जब दिल्ली सुल्तान थे उनके हिसाब से आर्ट क्राफ्ट चल रही थी, मुगल के हिसाब से चल रही थी, ये सब चल रहा था। इसका मतलब ये हो रहा है, क्रक्स में एक बार और लिख लीजिएगा कि इसका मतलब सर ये है, सिंपली अगर आप बोल रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूं ये कि सर उस वक्त की पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत सारे हुए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, हाँ बहुत सारे। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सही करके लिख लीजिए, बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, हाँ सर हुए। और बहुत सारे आप देखेंगे तो सोसाइटल डेवलपमेंट हुए, सोसाइटी में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, हाँ सर। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भैया अगर इकोनॉमी बदल जाएगी किसी जगह की तो वहां की पॉलिटी बदलेगी और वहां की सोसाइटी भी चेंज होगी। ये मैंने आपको वैदिक पीरियड में पढ़ाया था। जैसे इकोनॉमी क्या थी अर्ली वैदिक पीरियड में, लोग यूनिट्स में रह रहे थे, छोटे छोटे यूनिट्स में रहते थे। उनकी जो इकोनॉमी थी वो सेल्फ अपने लिए खाली उगाते थे चीज़ों को और अपने खा लेते थे। इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी, कुछ ज़्यादा इकोनॉमी में कुछ था ही नहीं। लेकिन आयरन की खोज जब हुई उसके बाद क्या हुआ? एग्रीकल्चर होने लगा, इकोनॉमी चेंज हो गई। और जब इकोनॉमी चेंज हुई तो पहले लोग सिंपल क्लैन में रहते थे, अब क्या हो गया? वो जनपद में रहने लग गए थे। कई सारे जनपद मिलके महाजनपद बना रहे थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या था, इकोनॉमी चेंज हुई तो आपकी पॉलिटी चेंज हुई, और जब पॉलिटी चेंज होती है तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी भी बदल जाती है। एग्जाम्पल आज के टाइम का ले लीजिए, जैसे आज भी आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, एक तरफ स्टेट्स, एक कंट्री ले लो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उस कंट्री की इकोनॉमी देखिए आप, चाइना इकोनॉमी देखिए आप, उसकी पॉलिटी डिफरेंट है, और जैसी पॉलिटी होगी उस हिसाब से आपकी सोसाइटी होगी, है ना। चाइना की पॉलिटी जिस तरह की है उनकी सोसाइटी अलग प्रकार की है, यूएसए की पॉलिटी जिस प्रकार की है उनकी सोसाइटी अलग तरीके की है। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों चीजें काफी इंटरलिंक्ड होती हैं हमेशा, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, दे आर और एक साथ चलती है, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पर वो सोसाइटी के ऊपर डेवलपमेंट में पढ़ना है। ये जो सोसाइटी थी ना, ये हर जगह सेम तरीके से डेवलप नहीं करी। नोट करिएगा,
जो उसका डेवलपमेंट हुआ, नॉट सेम एवरीवेयर, नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह इसका डेवलपमेंट सेम नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? हर जगह इसका डेवलपमेंट सेम नहीं हुआ। सवाल यह आता है कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हाउ, और दूसरा सवाल कि वाई, क्यों हुआ। बात समझ में आ गई? इन दोनों सवाल के जवाब हम लोग यहां पर देखेंगे। आई होप यहां तक पॉइंट सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस बैकड्रॉप पे हम लोग अपनी अब इस लेक्चर की शुरुआत जो है वो आगे करने जा रहे हैं। अब जरा कुछ चीजें यहां बेसिक्स हैं जो और जरा समझिएगा, ताकि मैं आपको एकदम बेसिक्स से बता रहा हूं, एकदम बेसिक्स, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें अपने एंशिएंट टाइम्स की, एंशिएंट, तो उस वक्त सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी में क्या था सर? सोसाइटी में वर्ण था, है ना? क्या था? वर्णा था, या हम कह सकते हैं सोसाइटी वॉज कास्ट बेस्ड, है कि नहीं? हाँ सर, सिंपल बता रहे हैं, इसमें कौन सी टिपिकल बात है? एंशिएंट में सोसाइटी कैसी थी? कास्ट बेस्ड थी, ठीक है। अब ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, तो आपको समझ में आएगा इस सोसाइटी में क्या था कि भैया रिच और पुअर, इनके बीच का डिफरेंस बहुत था, है ना? इनके बीच का डिफरेंस बहुत था। ऐसे ही आपको कुछ हाई क्लास लोग मिल रहे थे, हाई कास्ट वाले, कुछ आपको यहां पर लो कास्ट के लोग मिल रहे थे, एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। और यहां जो रूल्स चलते थे वो रूल्स किसके होते थे? वो रूल्स ब्राह्मणास के होते थे, ब्राह्मणों के व्यूज होते थे, ठीक है ना। ब्राह्मणास जो है वो क्या करते थे? वो रूल्स बनाते थे, और जो रूलर्स होते थे उस वक्त के, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। रूलर्स एक्सेप्टेड इट, एग्रीड और नॉट? हाँ सर। लेकिन जब इसके बाद जब आपका दिल्ली सल्तनत का टाइम आया, ठीक है, जब आपका दिल्ली सल्तनत का टाइम आया, या फिर जब आपका मुगलों का टाइम आया, मुगल्स का टाइम आया, तब क्या हुआ कि ये जो हायरार्कियल सिस्टम था, जो हायरार्की थी बिटवीन दी सोशल ग्रुप्स, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। हायरार्की बिटवीन सोशल क्लास ग्रुप, सीधी बात है ना, और जटिल हो गई। इसको हिंदी में आप मेंशन कर लीजिए, जो श्रेणीबद्ध, यहां पर आपका एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है कि जो श्रेणीबद्ध समाज था वो और जटिल हो गया। इसको लिख लीजिए कि जो आपका यहां पर श्रेणीबद्ध समाज था, ठीक है, श्रेणीबद्ध समाज और जटिल हो गया, जटिल हो गया। क्लियर हुआ बात? इसको आप मेंशन कर लीजिए। तो भाई क्या हमने पढ़ लिया? हम पढ़ रहे हैं, ट्राइब्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो कि एंशिएंट टाइम में बहुत बेसिक्स है। एंशिएंट टाइम में सोसाइटी कैसी थी? वर्ण में बेस्ड थी सर, कास्ट बेस्ड सिस्टम था, वर्ण था, 4 वर्ण थे, हाँ चल रही थी, ठीक है। जब दिल्ली सुल्तान और मुगल्स का रूल आया, तो उस वक्त आप देखोगे तो जो हायरार्की थी इन सोशल क्लासेस के बीच में, हायरार्की वो और ग्रू हो गई, यानी कि श्रेणीबद्ध, या आपका जो श्रेणी समाज था, श्रेणीबद्ध समाज, वो और ज्यादा जटिल हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? सिंपल है यहां तक, ठीक है। अब जरा हेडिंग डालिए जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है, बियॉन्ड बिग सिटीज। प्लीज गिव द हेडिंग, हेडिंग लिख लीजिए, बियॉन्ड बिग सिटीज, बियॉन्ड बिग सिटीज। आगे हेडिंग है ट्राइबल सोसाइटीज, ट्राइबल सोसाइटीज, हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ साथ। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि भाई ट्राइब्स कौन होते हैं। देखो यार, उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था इंडिया का, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे थे, और कुछ अलग डिफरेंट प्रकार के लोग भी थे। अलग प्रकार का मतलब ये कि जैसे मैंने बताया कि मुगल का पीरियड था, तो मैंने कहा कि मुगल के पीरियड के टाइम पर मुगल की जो आर्मी हुआ करती थी, अकबर है, तो अकबर का मनसबदारी सिस्टम चल रहा था। लेकिन नॉर्मल लोग थे, मनसबदार्स थे, नोबल्स अपॉइंट होते थे, सब लोग थे। लेकिन क्या था कि कुछ ऐसे समाज में लोग भी थे जो ब्राह्मणों द्वारा बताए गए जो रूल्स थे, जो रिचुअल्स थे, उनको फॉलो नहीं करते थे। ऐसे लोगों को हम ट्राइब्स कहते थे, क्योंकि उनका अपना खुद का कल्चर होता था। भाई आज भी आप ट्राइब्स की बात करते हो, इतनी सारी ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हो, है ना, उनका खुद का कल्चर होता है, और इन्हीं ट्राइबल चीज़ों को तो उनके ही कल्चर को बचाने की बात होती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी आपकी है ना, ट्राइबलों के जितने भी मामले हैं उन सबको देखती है।
तो बेसिकली क्या था कि ऐसे ही जो आज समझ लो, सिंपल बात है, आज भी ट्राइबल एग्जिस्ट करते हैं। ट्राइबल्स कौन है? जो जंगलों में रह रहे हैं, हिल्स पे रह रहे हैं, डिजर्ट्स, एकदम डेजर्ट में रह रहे हैं, अलग है एकदम। उनका खुद का कल्चर है, खुद की उनकी रूल्स है, खुद की उनकी तरीके हैं, तौर तरीके हैं, है कि नहीं? और एक मेन स्ट्रीम में लोग हैं जो आज रह रहे हैं, हम लोग हो गए ऐसे अलग हो गए। ऐसा ही उस वक्त चल रहा था, चाहे अकबर का टाइम हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम हो, चाहे उससे पहले। एक तरफ मेन स्ट्रीम के लोग थे, एक तरफ ट्राइबल वाले लोग थे। समझ में आ रहा है? सिंपल, ठीक है। तो ऐसे लोग, एक तरफ मेन स्ट्रीम और एक तरफ ट्राइबल वाले, तो ऐसे लोग ये ट्राइबल थे, ये मेन स्ट्रीम में जो ब्राह्मण थे, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम चलता था उस वक्त उनका, उनके जो ब्राह्मण द्वारा रूल्स बनाए गए उसको वो नहीं मानते थे। ऐसे लोगों को ट्राइब्स कहते थे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, प्लीज नोट करिए कि उपमहाद्वीप में दूसरे तरह के समाज भी, उपमहाद्वीप लिख लीजिए, उपमहाद्वीप में दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप में दूसरे तरह के समाज भी उस वक्त या उस समय मौजूद थे। यह समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए, नोट कर लीजिए, यह समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों यानी रिचुअल्स को नहीं मानते थे। सच सोसाइटीज आर कॉल्ड एज ट्राइब्स। ठीक है। अब ये ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए इन ट्राइब्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये ट्राइब्स कैसी थी, इनके क्या क्या फीचर्स थे, फिर आपको चीजें और आसान हो जाएंगी। समझ में आ गया? बेसिक क्लियर है? आज के टाइम पे भी एक मेन स्ट्रीम के लोग रहते हैं और आज भी ट्राइबल लोग रहते हैं। ऐसे ही पहले था, मेन स्ट्रीम के लोग थे और ट्राइबल्स थे। अब उस वक्त ये ट्राइबल्स और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, आज भी होता है, आज ही बहुत सारे ट्राइबल्स और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं? तो वही सेम सिनेरियो जो चल रहा है पहले का चल रहा था। चलिए पहला पॉइंट। अब ये जो ट्राइब्स होती हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, मेंबर्स होते हैं ट्राइब्स के, मेंबर्स ऑफ ट्राइब्स, ये क्या फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं किंगशिप, यानी कि भाईचारे की बातें करते हैं, है ना? भाईचारा रिलेशनशिप, मतलब ऐसे भाई, किंगशिप है मतलब फैमिली ट्री में ही काम हो जाता था इनका, बढ़िया। ट्राइबल्स हैं, आज भी ऐसे होता है। दूसरा, क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं ये लोग उस वक्त? देखिए क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं सर, ये एग्रीकल्चर भी कर रहे थे। नोट करिएगा, सिंपल पॉइंट्स हैं। क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर। क्या कर रहे थे? हंटिंग गैदरिंग। नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट, ये हंटर गैदरर भी थे, हंटिंग करते थे और फिर खाने की गैदरिंग कर रहे हैं, हंटर गैदरर्स। तीसरा पॉइंट, हर्डर्स भी थे, ये हर्डिंग कर रहे हैं, चीजों की हर्डर्स हैं, जानवरों की हर्डिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हर्डर नोट कर लीजिएगा, सही स्पेलिंग नहीं लिखी है इसलिए HERDER। ठीक है, क्लियर? अब पॉइंट नंबर सी सोच देखिए, सिंपल पॉइंट, कनेक्टेड पॉइंट्स। कनेक्टेड कैसे? अगर ये किंगशिप फॉलो कर रहे हैं, यानी कि चाचा भतीजा, घर में सारा मामला चल रहा है, भाई बहन, किंगशिप, बाप बेटा, दादा नाना मामा, सब चल रहा है, किंगशिप चल रहा है, और ये ऑक्यूपेशन ही सब कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने काम को कंबाइन कर लिया, इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को कंबाइन कर लेते थे। क्यों? ताकि जो उस वक्त रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम यूज कर पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अब सीजन नहीं है तो हर्डिंग करने लग गए, हंटिंग गैदरिंग करने लग गए। तो इन्होंने क्या किया? कंबाइंड देयर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को उन्होंने क्या किया? कंबाइन कर लिया। ठीक है, क्यों कंबाइन कर लिया? ताकि आप देखोगे, ताकि संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सके, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। नोट कर लीजिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, पॉइंट क्लियर हो गया? फोर्थ पॉइंट, अब ये ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइब्स आज भी क्या होती हैं? उस वक्त क्या थी? नोमैड्स थे। ये नोमैड्स चल रहे हैं, नोमैडिक, घर भर है नहीं और बस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर चले जा रहे हैं। तो ये क्या थे? नोमैड्स थे। क्या थे? नोमैड्स। पॉइंट नंबर ई आइए, पॉइंट नंबर ई देखिए, कहां रहेंगे? लिख लीजिएगा, लिव्ड इन, कहां? फॉरेस्ट, जंगलों में रह रहे थे, लिव्ड इन हिल्स में रह रहे थे, लिव्ड इन डेजर्ट्स में रह रहे थे, इन सब जगह ये रह रहे थे। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर एफ नोट कर लीजिएगा, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भैया इनके क्लैश भी होते थे। किससे होते थे क्लैश? क्लैश विद कास्ट
बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इनके क्लैश होते थे। क्लियर हो गया मेरी बात? इज एवरी पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये ट्राइब्स की क्या क्वालिटीज थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? ठीक है, इतना तो समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा समझिए कि ये जो कास्ट बेस में बताया, मैंने आपको 6 पॉइंट शुरू कर रहा हूं, 6 पॉइंट ही आगे बढ़ा रहा हूं। इस पॉइंट को देखिएगा, देखिए अब ये जो आपकी कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी, प्लीज सी, ये जो आपकी कास्ट बेस्ड थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है, ये भी थी, और एक तरफ आपकी क्या थी, एक तरफ आपकी ट्राइबल सोसाइटीज थी। अब इन दोनों सोसाइटीज में क्या हुआ, क्लैश भी होता था। इन दोनों सोसाइटीज में आप देखोगे कि इनके बीच में क्लैश होता था, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी थी, इनका एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी था। इसीलिए दोनों सोसाइटीज में कुछ कुछ चेंजेस हुए, चाहे ये हो चाहे ये हो, इंटरमिंगलिंग हुई ना, मिक्स हुए, ठीक है। तो बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज आप देखोगे आगे कास्ट में घुस जाते हैं, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह के चेंजेस हुए, इनमें क्लैश भी हुआ, इनमें डिपेंडेंस भी था। तो यहां पर देखने को ये मिला क्या, यहां पर क्या देखने को मिला, एनसीईआरटी कह रहा है कि भाई बोथ सोसाइटीज यहां पर ग्रेजुअली चेंज होने लगी। बोथ सोसाइटीज क्या हुआ, ग्रेजुअली चेंज हुई। बोथ सोसाइटीज यहां पर क्या हुआ, ग्रेजुअली चेंज हुई। पॉइंट समझ में आ गया? तो भाई बड़ा सवाल ये हुआ कि ट्राइब्स हुए कौन, ट्राइबल पीपल हैं कौन? तो ट्राइबल पीपल वो लोग थे जिनका कोई भी आपको रिटन रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं, और जो भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं वो जैसे हिस्टोरियंस हैं तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं ट्राइबल हिस्ट्री लिखने के लिए, ठीक है। तो उनका जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें ट्राइबल पीपल है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, जो उनका कस्टम थे, जो उनके कल्चर था, जो उनका ट्रेडिशन था, उसको प्रिजर्व करने की बात होती है। तो उसी कस्टम, उसी ट्रेडिशन, उसी चीज़ों के बेसिस पे हिस्टोरियंस जो हैं वो ट्राइबल हिस्ट्रीज को लिखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, ठीक है। तो एक चीज़ यहां पर नोट कर लीजिए कि भाई हैं कौन ट्राइबल्स। फिर बात ये आ गई कि ट्राइबल्स हैं कौन फिर सर, देखिए जरा। तो ट्राइबल्स, पहला पॉइंट कि जो ट्राइबल पीपल हैं कोई भी इनके रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट बी, अब प्रिजर्व करना पड़ेगा इनके बारे में जानने के लिए, इनके कल्चर को और इनके ट्रेडिशन को क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। और हिस्टोरियंस जो होते हैं, पॉइंट नंबर सी, जो आपके हिस्टोरियंस हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री। ट्राइबल हिस्ट्री को लिखने के लिए ये इन्हीं कल्चर का, इसी चीज का ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्राइब्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्राइब्स कहाँ कहाँ रहती थी। अगला सवाल ये आएगा सर, है ना। अब अगला सवाल आएगा कहाँ कहाँ रहती थी, तो इसको याद करने का यहाँ पर तरीका देख लो। देखो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं आपको पंजाब से, ठीक है। यहां से बात करेंगे तो दोस्त देखो पंजाब में कौन कौन सी ट्राइब्स थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप याद कर सकते हो, एक थी आपकी खोकर्स, एक थी आपकी गक्कर्स। अब सर बड़ा मुश्किल हो रहा है याद करना, कैसे याद करें, ये क्या है। मैंने आपको बताया ना कि भैया अंपायर है, अंपायर में नॉर्मल लोग भी रह रहे हैं, ठीक बात है, बता दिया कैसा चल रहा है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी चल रहा है, जागीरदारी चल रहा है, ज़ाब्ती सिस्टम चल रहा है, सब बता दिया। अगर दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात करें तो इक्तदारी सिस्टम चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन एक तरफ ट्राइबल भी थे, बात समझ में आ रही है, चाहे वो प्री मेडिवल पीरियड की बात करें, एक तरफ ट्राइबल्स भी थे। तो अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि वो लोग कौन कौन थे ट्राइबल्स में, ठीक है। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में आपको खोकर्स और आपको उधर गक्कर्स देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में आपको खोकर्स और गक्कर्स देखने को मिल रहे हैं। अब सर याद कैसे करेंगे, इसका याद करने का तरीका देखो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पंजाब याद करने के लिए आप याद रखो, आपके कोई ना कोई दोस्त होगा जिसका नाम होगा पंखज, पंखज, ठीक है। तो पंखज में क्या हो गया, पंखज कैसे हो गया, पंजाब में खोकर और गक्कर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पंजाब में खोकर और गक्कर्स ये ट्राइब्स थी। पहले खोकर्स थी, बाद में गक्कर्स आ गई थी, ठीक है। पहले खोकर्स थी, बाद में गक्कर्स। अब गक्कर ट्राइब में एक व्यक्ति था जिसका नाम आपके इसमें दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। नाम दिया गया है, क्या नाम है, नाम है चीफ, नाम है कमल खान गक्कर। अब यहां पर नाम एक आ रहा है, इसका नाम है कमल खान गक्कर।
मैं गक्कर से बता देता हूं आपको, गक्कर्स। यहां पर नाम है एक कमल खान गक्कर। अब दोस्त ये जो गक्कर भाई साहब है ना अपने, ये अकबर के टाइम के अकबर की उसमें नोबल थे, यानी कि मनसबदार थे। अब सोचो कि किस प्रकार से एक ट्राइब जो गक्कर ट्राइब थी, उसके एक व्यक्ति को अकबर ने अपना नोबल मनसबदार बना रखा था। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ट्राइब्स की इंपॉर्टेंस, यहां पर ट्राइब्स के कुछ लोग पावरफुल हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, ट्राइब के लोग पावरफुल हो रहे हैं, ऐसे ही पावरफुल होंगे और बाद में किंगडम स्टैब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया पंखौज, पंजाब में खोखर और गक्कर, याद रहेगा। अगला आ जाओ, फिर देखो मुल्तान और सिंध की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा मसला, याद करें मसला हो जाता है, मसला तो बड़ा मसला हो गया, तो मसले से याद कर लो। कैसे, देखो यहां पर मिल रहे हैं आपको, ये लिखा हुआ है आपका लंघास और ये लिखा है अरघास। देखो यहाँ क्या लिखा है, वर्ड यू है लंघास और अरघुंस। ठीक है, नोट कर लिया जाए। तो ये आपका क्या हो गया, मैं इसको उधर लिख देता हूं, देखिए जरा, यहां पर मुल्तान हो गया, मुल्तान एंड सिंध। और मुल्तान एंड सिंध में कौन कौन सी है यहां पर नोट करिएगा, लंघास एंड अरघुंस। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, मुसला, MUSLA, मुसला। याद करने का तरीका बता रहा हूं वो सिंपली, ऐसे कुछ आप कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। तो ये कहां पर थे, ये आपके हो गए मुल्तान सिंध में हो गए। ठीक है, और आगे जाओ तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बलोचीज। ये बलोची कहां पर होंगे, टेक्निकली कहां होना चाहिए, बालूचिस्तान, बलोची है ना, तो कहां होंगे, बालूचिस्तान। तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न हिमालयाज की, तो हिमालय में क्या मिलता है, शीप, भेड़ मिलेगी। और भेड़ को चलाने वाले क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, शेपर्ड्स कहलाते हैं, शेपर्ड्स। तो ये भी यहां पर भी एक ट्राइब रहती थी वेस्टर्न हिमालय में, इसको गद्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गद्दीज। यहां पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, गद्दीज। और ये जो गद्दीज थे दोस्त, ये आपके शेफर्ड्स थे, शेफर्ड ट्राइब थी। देखो ट्राइब का नाम है गद्दी, ये ट्राइबों का नाम है। कहो भैया सर पता नहीं किस चिड़िया का नाम ले रहे हो आप, ये ट्राइब्स के नाम है मालिक, और कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। ट्राइब्स के नाम है खोकर्स, गक्कर्स, लंघास, अरगुंस। ठीक है, अरगुंस, बलोचीज, गद्दीज, ये सब ट्राइब्स के नाम है। कहां मिल रहा है ये, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। क्लियर है। अब आ जाओ थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में, देखते हैं जरा क्या चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी फेमस ट्राइब्स आपको भी पता है, नागाज, ये देखो। ठीक है, अहोम्स, ये देखो लिखा हुआ अहोम्स। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ये एक्चुअली म्यांमार में रहते थे, माइग्रेट करके ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास आ गए थे, अहोम्स, असम। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपको यहाँ पर और भी मिल रहा है, देखो संथल्स, काफी सुना होगा आपने इसके बारे में। एक चिरोज मिल रहा है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, चिरोज, बताता हूँ उसके बारे में भी आपको आगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर गोंड ट्राइब हो गई, ये कहाँ पर रह रही है, गोंडवाना में। हमको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, डिटेल क्या मुझे थोड़ा बहुत दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, भिल्स, ये सेंट्रल इंडिया के आसपास हो गया। कोलीज, महाराष्ट्र कर्नाटका गुजरात में ही मिलती है आपको कोलीज। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखो बिराट्स। ठीक है, नीचे आपको देखो मिल रहा है वेतराज, मारवार्स, और ये आपका एक नाम और दे रखा है, दैट इज कोरागाज। ठीक है, तो ये आपका इधर यहाँ पर और भी ट्राइब्स मिल रही हैं, कोरागाज हो गया, वेतराज हो गया, और वेतर्स हो गया, और मारवाड़ हो गया। इस प्रकार से ये सारी ट्राइब्स के नेम हैं दोस्तों, ये सारे आपके ट्राइब्स के नेम हैं, बस और कुछ नहीं है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये आपके सब अभी यहाँ पर ट्राइब्स के नेम हो गए, बात समझ में आ गई। अब जरा आगे देखिए कि ये ट्राइब्स तो हो गई, कहाँ कहाँ मिलती है, बात आपको समझ में आ गया कि ट्राइब्स कहाँ कहाँ मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब सिंपल सी चीजें हैं, जरा उसको समझते जाइएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए हेडिंग डाल दीजिए, प्लीज गिव द हेडिंग। एनसीईआरटी में दे रखिए, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। लिखिए, चेंजिंग सोसाइटीज, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। यहां तक बातें समझ में आ गई। अभी तक मैंने आपको कुछ भी टिपिकल नहीं पढ़ाया,
बस सिंपल बता रहा हूं कि भाई जो ट्राइबल्स रह रहे थे उनके बारे में, उनके नाम बताए, कहाँ कहाँ मिल रहे थे, ट्राइबल्स कौन थे और कैसे इनका अभी आगे बढ़ाएंगे। कहीं तो बता दिया मैंने कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होते होते कुछ पावरफुल हो जाएंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। अब देखो दोस्त, सिंपल बात है, समझने की कोशिश करो। सोसाइटी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हुई। ठीक है, सोसाइटी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज हुई, तो सोसाइटी की जो नीड्स थी वो भी डिफरेंट हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जब सोसाइटी की नीड्स डिफरेंट होंगी, मैंने आपको बताया, तो नए प्रकार के लोग चाहिए होंगे, उस तरह के स्किल्ड लोग चाहिए होंगे जो उस नीड्स को फुलफिल कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ये एडटेक शुरू हो गया, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी आ गया है ना, एडटेक जिसको बोलते हैं, एडटेक कंपनीज हैं। तो सोचो अगर कोई टीचर है और वो इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानता है, कैसे यूज करें, कैसे बोर्ड आगे बढ़ाएं, कैसे हम इसको लिखें, हम मिटे भी ना, लिखते भी जाएं, स्लाइड चेंज कर लें, ये चीजें चेंज हो रही है, सोसाइटी की नीड डिफरेंट है। अब ऑनलाइन लेक्चर्स की डिमांड हो रही है, लोग घर पे बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं, दे आर फीलिंग द पॉइंट कि यार हमको जरूरी नहीं है जाना, हम घरे बैठ के पढ़ सकते हैं, मैं मेरे पर कंट्रोल है, मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, अच्छा समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरह की डिमांड है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो अब उस चीज को फुलफिल करने के लिए आपको उस प्रकार के लोग चाहिए होंगे, है कि नहीं। ऑनलाइन जब कोविड आ गया तो अब चीजें ऑनलाइन शुरू करनी पड़ी, तो उस हिसाब से ये स्मार्ट बोर्ड्स जो है और उनको तेजी से बढ़ाना पड़ गया। ये सब चीजें यहाँ पर बहुत तेजी से हुई हैं, बात समझ में आ रहा है। तो चेंजिंग सोसाइटीज एंड न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज आए, चलिए इसको समझ लेते हैं क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, मैंने कहा आपको कि इकोनॉमी चेंज हुई थी, हाँ सर, और इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी के जो नीड्स हैं, सोसाइटी भी यहाँ पर चेंज हुई। ठीक है, अब जब ये चीजें हुआ तो ऑब्वियसली क्या हुआ, सोसाइटी की नीड्स वो क्या हो गई, ग्रो, उनकी नीड्स चेंज होने लगी, और नीड्स चेंज हुई तो रिक्वायरमेंट हो गई ऐसे लोगों की, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड पीपल। तो रिक्वायरमेंट हो गई उस प्रकार के स्किल लोगों की, रिक्वायरमेंट हो गई कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर पाए, है कि नहीं। सिंपल चीज है, चेंजिंग सोसाइटी एंड द नीड्स इज टू फुलफिल इट। तो यहां से आप देखिए जाति की बात होना शुरू होती है। यहीं से क्या होता है कि इन वर्ण, अब जाति की बात यहां से शुरू हो जाएगी, जाति की बात यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये था, एक प्रकार देखो मैं बताता हूं, एक तो ये था कि जातिज जो है, जातिज, और इन्हीं जाति को हम क्या बोल रहे थे, स्मॉलर कास्ट, स्मॉलर जो छोटी छोटी कास्टें थी। ठीक है, वो क्या हुआ, स्मॉलर कास्ट क्या हुआ, ये विद इन वर्ण सिस्टम अराइज हुई, विद इन वर्णा ये शुरू हो गई। अब जैसे आज सिंपल भाषा में क्या मतलब है, जैसे आज वर्ण है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, है ये सब। अब इन्हीं में आप देखोगे ब्राह्मणों में और भी जातियां हैं, क्षत्रिय में और भी जातियां हैं, ये वर्ण सिस्टम के अंदर आ गई, मतलब वर्ण सिस्टम के अंदर इमर्ज हुई। ठीक है, तो जातीय स्मॉलर कास्ट आ गए, इमर्ज्ड विद इन वर्णा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी नहीं है, नहीं। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि बहुत सारी ट्राइब्स थी, समझना जरा, बहुत सारी ट्राइब्स थी। ठीक है, और ये ट्राइब्स क्या करने लगी, अब ये ट्राइब्स कर ये पॉइंट था कि हमको भी आप रिकॉग्नाइज करिए कास्ट के सिस्टम, कास्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जिनको कास्ट के अंदर ले लिया गया था, बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स थे, बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स थे। क्या किया गया उनको, टेकन इन द कास्ट सिस्टम, टेकन इन कास्ट। ठीक है, उनको उन्होंने कास्ट सिस्टम में यहां पर रख लिया। ठीक है, और कुछ तो क्या थे, कुछ स्पेशल आर्टिसंस थे, स्पेशल आर्टिसंस थे, क्या थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल स्मिथ, फॉर एग्जांपल कारपेंटर, है ना, ये सब अलग अलग स्पेशल आर्टिकल्स थे, और इनकी भी ये डिमांड थी कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए एज इनसाइड दी कास्ट, या एज हम लोगों को सेपरेट जाति दी जाए। ठीक है, मैसॉन्स, तो इन लोगों का क्या था, पूरा इनका ये था भाई कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जाति, हमको भी एक सेपरेट जाति यहां पर। क्लियर हो रही है बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर ये बताइए कि कौन रिकॉग्नाइज करेगा, कौन करेगा, तो लॉजिक कहती है भाई, लॉजिक कहती है कि इनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, बाय ब्राह्मणा।
अरे भाई अब ब्राह्मणा के तो रूल चल रहे थे, ब्राह्मणों के तो ही तो रूल चलते थे, रूलर्स भी उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो भैया ये ट्राइब्स जो हैं, ये लोग जो हैं स्पेशल आर्टिसंस हैं, ये भी, इनको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज डिफरेंट सेपरेट जाति। किसने? ब्राह्मणों ने। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर ये तो एक बात हो गई। अब देखो 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में क्या हो रहा था, प्लीज सी 11th 12th सेंचुरी। अब जरा बात देखिएगा, समझिएगा। अमंग क्षत्रियास, अब मैं क्षत्रिया की बात कर रहा हूं, देखो अमंग क्षत्रिया एक वर्ण है, हाँ सर है। अमंग क्षत्रिया जो राजपूत क्लैंस थे, राजपूत क्लैंस, ये क्या होने लगे? स्टार्टेड इमर्जिंग पावरफुल, स्टार्टेड बिकमिंग पावरफुल, ये यहां पर पावरफुल होने लगे। ठीक है, ठीक है। और ये बहुत सारे ऐसे राजपूत क्लैंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सर कैसे कैसे राजपूत क्लैंस है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त लिख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलेंगे हुणा, हुण, जैसे कि आपको मिलेंगे चंदेलाज, ये लीनिएज थे, लीनिएज। जैसे कि आपको मिलेंगे चालुक्यास, तो क्या हुआ कि क्षत्रियास के अंदर क्या हुआ, क्षत्रिय वर्ण है, जो राजपूत क्लैन था वो पावरफुल होने लग गया। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, लीनिएजेस कौन कौन से थे, हुण हो गए, चंदेलाज हो गए, चालुक्यास हो गए, ये सब हो गए। अब हुआ ये, इससे क्या हो गया, सॉरी हाँ, इससे क्या हुआ कि कुछ राजपूत क्लैंस जो हैं वो उनको सेपरेट जातीज मान लिया गया। ठीक है, आपकी ये बोली है को आपका क्या लिखा है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि भाई कुछ राजपूत क्लैंस थे पहले, तो ये ट्राइब्स थे, ये आपको राजपूत क्लैन दिख रहे हैं, देख लो, उसको आप मेंशन कर लो, ज्यादा बेटर होगा। देखो क्या है कि कुछ राजपूत क्लैंस थे पहले, समझना, राजपूत क्लैंस क्या थे ये अर्लियर, देखो अर्लियर क्या थे, अर्लियर सर ये ट्राइब्स थे, पहले ये ट्राइब्स थे, लेकिन अब ये पावरफुल होने लगे, और जब पावरफुल हुए तो भैया ये सेपरेट जाति की तरह आ गए। जब ये सेपरेट जाति बन गई तो बाकी ट्राइब्स को भी एक तरह का मैसेज था कि हमें क्या रास्ता अपनाना है कि हमको भी सेपरेट जाति बोला जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, क्षत्रिया में राजपूत क्लैंस पहले ये बहुत सारे ट्राइब्स थे, ब्राह्मणों ने इनको अंडर ले लिया, है ना, बताया मैंने आपको कि भाई देखिए ये क्या बताया मैंने आपको कि भाई रिकॉग्नाइज कर लिया सेपरेट, भाई ब्राह्मण्स उनको कास्ट बेस्ड ले लेते थे। तो यहाँ पर राजपूत क्लैंस बहुत सारे थे, ठीक है, वो क्षत्रिया में आ गए, जैसे कि हुण हो गया, चंदेला, चालुक्य, लीनियज, इन सबके लीनियज थे। ठीक है, तो राजपूत क्लैंस अर्लियर दे वर ट्राइब्स, बट क्या हुआ, जब राजपूत क्लैंस यहाँ पर पावरफुल हुए, जब राजपूत क्लैंस यहाँ पर क्या हुआ, सम राजपूत क्लैंस, ऐसे लिख लो, सम राजपूत क्लैंस जब यहाँ पर पावरफुल हो गए दोस्त, तब क्या हुआ, ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए एक तरह का क्या था, पाथ, उनके लिए ये पाथ था, कैसे वो जाति में यहां पर आ पाए, ये उनके लिए पाथ था। अब क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि कुछ यहां पर जो पावरफुल जो लोग थे या जो यहां पर ट्राइबल थे, वो ब्राह्मण से क्या करने लगे, वो ब्राह्मण को गिफ्ट देने लगे कि भैया आप ये गिफ्ट रखिए, और ब्राह्मण जो थे, इन आप देखो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, इनको कास्ट में ले लेते थे। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल सेट हो गया, पाथ टू जाति, ये इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया, कैसे यहां पर पाथ टू जाति आएगा, कैसे हमको मिलेगी जाति, तो ये यहां पर उन्होंने ट्राइबल पीपल के लिए एक एग्जाम्पल हो गया, कैसे हमारा पाथ जाएगा, पाथ हो कि हम जाति में यहां पर पहुंच जाएं। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब हुआ यही कि भाई विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, यही होगा, लॉजिक कह रही है ना, विद सपोर्ट, लिखते जाइए, विद सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण, ट्राइबल पीपल, ट्राइब्स क्या हो गई, ट्राइब्स, वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गई, भाई ब्राह्मणों ने कहा भैया, तो ब्राह्मणों का ठीक है, ब्राह्मणों ने एक्सेप्ट कर लिया कुछ लोगों को, तो ट्राइब्स कास्ट सिस्टम का पार्ट हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारी ट्राइब्स कास्ट सिस्टम का पार्ट नहीं बनी, मतलब मेजरली क्या हुआ, तो थोड़ा क्लैरिटी ले लो कि जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, लीडिंग यानी कि जो बड़ी अमीर ट्राइबल फैमिलीज थी, उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई, या उन्हीं ये लोग इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि अमीर हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा है इनके पास, तो पैसा है तो पावर है। इन्होंने ब्राह्मणों से यहाँ पर कहा, ब्राह्मणों को यहाँ भेंट दे रहे थे,
ब्राह्मण को गिफ्ट मिले, ब्राह्मणों ने इनको कास्ट सिस्टम में दिया। तो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज जो है वो यहाँ पर ओनली लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज, लिख लो, ओनली लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज जो है वो कास्ट सिस्टम का यहाँ पर पार्ट बने, ठीक है। बाकी जो लोग थे वो लोअर कास्ट या लोअर जाति को ज्वाइन कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? ये इंपॉर्टेंट है 11th-12th की कहानी, 11th-12th सेंचुरीज की। तो मेजॉरिटी है वो लोअर जातीज को ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी आप चाहो तो यहां पर मेंशन कर लो। मेजॉरिटी ज्वाइंड लोअर जातीज ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कुछ लीडिंग फैमिलीज को ही यहां पर ये अपॉर्चुनिटी मिला था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हैं कौन कौन, ठीक है। अब ये देखना है कि ये लोग हैं कौन कौन ट्राइब्स। जरा देखिए, हेडिंग डालिए, आपकी एनसीईआरटी हेडिंग डालती है, हेडिंग है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। चलिए, अब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं कहने के लिए, बहुत सिंपल सी चीज है। जरा देखिए, देखो लॉजिक कहेगी हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। मोबाइल मतलब जो मूव कर रहे थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ठीक है। चलिए देखो, प्लीज सी डायग्राम, सिंपल। अब देखो यार, ये जो ट्राइबल लोग थे या नोमैड जो थे, ये क्या करेंगे, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस मूव करेंगे। नोट करिए, मूव्ड लॉन्ग डिस्टेंस। क्या किए? मूव लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो ये नोमैड समझ रहे हो ना, नोमैड, घर नहीं है, कुछ नहीं है, बस चले जा रहे हैं, नोमैड, बंजारे लोग हैं, नोमैड्स हैं, ठीक है। मूव लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तो इनका फूड क्या होता था? फूड डिपेंडेंट ऑन, नोट करिए, मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ गई? एंड पॉइंट नंबर सी, बार्टर सिस्टम। या बार्टर सिस्टम, ऐसे बार्टर सिस्टम मत लिखो, ऐसे लिख लो एक्सचेंज्ड गुड्स। अब जाहिर की बात है, इनके पास क्या है? इनके पास है वूल, क्योंकि ये एनिमल की रियरिंग कर रहे थे। इनके पास क्या है? इनके पास घी है। ये किस चीज से एक्सचेंज करेंगे? ग्रेन से। ग्रेन्स कहां से आ रहा था? सेटल्ड कम्युनिटी के पास था। सेटल्ड कम्युनिटी कौन होगी? जो एग्रीकल्चर कर रही होगी। भाई जो एग्रीकल्चर कर रहा होगा वही तो सेटल्ड हो जाएगा, है ना। जो एग्रीकल्चर करेगा वही तो सेटल होकर एग्रीकल्चर करेगा। ऐसा थोड़ी है कि 4 दिन यहाँ रह लिए, 5 दिन वहां रह लिए और एग्रीकल्चर हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। हाउ नोमैड्स एंड वाइल्ड पीपल लिव्ड, दे मूव्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, फूड, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज गुड्स, वूल एंड घी एंड ग्रेन्स। बात समझ में आ गई? अब यही जो गुड्स उनको यहाँ पर मिले, उस गुड्स का होता था ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था? एनिमल्स के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? एनिमल्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये चित्र देख लो, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। प्लीज सी दिस डायग्राम। यहां दिखा रहा है किस प्रकार से, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिटी है, ये हंटिंग कर रही है, देखो इनकी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहां पर देखो आप, ये दिखा रहे हैं कि देखो किस प्रकार से ये लोग ग्रेन्स ले रहे हैं, ठीक है, और बदले में दे रहे हैं, साथ में उसके बाद ऊंटों पे इन ग्रेन्स को लाद के ले जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये चीज, दोनों चीज यहां पर इन चित्रों में दिखाई गई है। चलिए आगे आते हैं, अब समझते हैं और भी चीजें। एनसीईआरटी इसके बाद ये बताती है कि भाई एग्जाम्पल बताती है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अबाउट अ नोमैड। अगर हम एग्जाम्पल लें एक नोमैड का, नोमैडिक ट्राइब का, वो क्या हो जाएगा? एक है एग्जाम्पल बंजारा। अब बंजारा तो भाई सुना ही होगा, वही बंजारा जो मूवी में बोलता है, कौन सी मूवी थी वो, रणबीर कपूर वाली, कि भैया बंजारापन से इश्क हो गया है, बंजारा, वो वाली, कोई मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम। तो एग्जाम्पल नोमैड का एक है बंजारा। अब ये जो बंजारा था, इनका जब कारवां चलता था तो उसको हम लोग बोलते थे, इनका कारवां को हम लोग बोलते थे, प्लीज नोट करिए, तांडाज। बंजारे हैं, जब बंजारे चलते थे, कई झुंड में चलेंगे बंजारे, तो इनके बंजारों को, झुंड को हम क्या बोल रहे हैं? कारवां को, इनकी कारवां को बोल रहे हैं हम लोग तांडाज। बात समझ में आ गया? इनफैक्ट हमको ये यहाँ पता भी चलता है कि भाई जो यहाँ पर हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे रूलर्स भी थे, वो भी इनका यूज करते थे। जो हमारे रूलर्स थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम ऐसे लिख सकते हैं
कि हम दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात करें या मुगल्स के टाइम की बात करें, तो यहां पर रूलर थे जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जहांगीर। ये लोग भी इन बंजारोस का इस्तेमाल कर रहे थे। यूज्ड बंजारास, काहे के लिए? यूज्ड बंजारास काहे के लिए यूज कर रहे थे भाई? नोट किया जाए, नोट किया जाए, ये यूज कर रहे थे सर काहे के लिए? देखो दो पर्पस। पहला पर्पस ये था कि यही फूड ग्रेन्स को पहुंचाना है। कहां पर पहुंचाना है? या तो टाउन्स में या फिर इनके कहां पर? मार्केट में, या तो टाउन्स में या मार्केट में, ठीक है। दूसरा, जब ये जो सेनाएं होती थी, ये जब मिलिट्री कैंपेन पर जाती थी, तो इन मिलिट्री कैंपेन के वक्त लोगों को खाने की जरूरत पड़ती थी, आर्मी को, और मिलिट्री कैंपेन्स को फूड ग्रेन्स की पूर्ति करना, फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये काम किया जाता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये तो काम, अब यहां पर एक चीज और आती है कि भाई सर ये बंजारे काम करते क्या क्या थे, तो काफी कुछ क्लियर हो गया। देखिए वर्क क्या होता था, ये किस प्रकार के बंजारे थे, क्या काम कर रहे थे, या हम इन वर्क ट्राइबल्स की बात करें, क्या काम कर रहे थे? जैसे बताया, एक काम तो ये ट्रांसपोर्टेशन का था, ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एक काम निकल के आया कि सर ये ट्रांसपोर्टेशन के अलावा क्या कर रहे थे, ये पैस्टोरल भी काम कर रहे थे। पैस्टोरल मतलब जानवरों की रियरिंग और जानवरों की वो करा रहे थे, सेलिंग करा रहे थे। इसके अलावा हमने देखा कि भैया ये जो लोग थे क्या कर रहे थे, ये लोग सर हम कह सकते हैं, एक आपका एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रहा है, वही बताता हूं, पेटी पेडलर्स थे, पेटी पेडलर्स। अब पेडलर्स क्या मतलब हो गया दोस्त? फेरी वाले। क्या हो गया? फेरी वाले। इसके अलावा और क्या काम कर रहे थे सर? ये वॉन्डरिंग मर्चेंट जैसे थे, वॉन्डरिंग मर्चेंट्स जो भिखारी होते ना, देखो मेंडिकेंट्स वर्ड यूज किया गया है। मेंडिकेंट्स का मतलब होता है बेगर, ठीक है। मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, भिखारी हैं वो मर्चेंट्स की तरह वॉन्डर करते, एक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये एंटरटेनर भी थे, एंटरटेनर्स। तो ये सब रोल्स जो हैं इनका, यहाँ पर वर्क कह लो या इनके रोल्स कह लो, ये सब इनके हुआ करते थे। नोट कर लीजिए, ट्राइब्स के, ठीक है। लेकिन ये सब तो रोल हो गए, लेकिन अगर बात करें दोस्त कि जो पंजाब का एरिया था, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें पंजाब के एरिया में, या हम बात करें आपका, आप चले जाओ नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप चले जाओगे तो हम बात करेंगे सिंध की। तो इस जगह पे क्या था कि यहाँ पर आ गया था आपका इस्लामिक रूल, है ना, मतलब यहाँ पर आने लग गया था। और यहाँ इस्लामिक रूल होने की वजह से क्या हुआ, रिजेक्टेड दी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि इनका मानना यहाँ पर ये था कि ये इनइक्वालिटी है, यहाँ पर ये जो है ना, उनका मानना था कि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ पर इससे बनी रहती है, इसलिए इस इनइक्वालिटी को रिजेक्ट कर रहे थे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्यों नॉर्थ वेस्ट का एरिया या सिंध के एरिया में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे आपको देखेगा कि वहां पर इस्लाम चूंकि अडॉप्ट हो गया था, इसलिए वहां पर कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया गया। प्लीज नोट कर लीजिए, द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म was not widely accepted in these areas, हिंदी में लिख लीजिए, सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बंजारास को लेकर, और यहाँ जाति को लेकर भी कुछ यहाँ चीज़ें बोली गई हैं, पहले हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बस अहोम्स और गॉन्ड्स यही बचा हुआ है। बस देखो बंजारास की बात करेंगे तो देखो एक व्यक्ति है पीटर मुंडी। अब क्लास 7 की एनसीईआरटी में इसका नाम आ रहा है, और एनसीईआरटी में जो आया है वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई शक शुबा है ही नहीं। ध्यान रखना, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर थे, ठीक है, इंग्लिश ट्रेडर था। 17वीं सेंचुरी में ये बंजारों के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन देता है कि बंजारा। पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर थे, ठीक है,
ये एक इंग्लिश ट्रेडर थे हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी, डिस्क्राइब्ड एज बंजारास। ठीक है, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइब कर रहा है कि इन द मॉर्निंग वी मेट अ तांडा ऑफ बंजारा, अभी बताया तांडा जो कारवां चलता है बंजारों का तांडा कहते हैं, विद 14,000 ऑक्सन। ये ऑक्सन भी इनकी होती थी, ग्रेन्स लदे होते थे इन ऑक्शंस पे, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया। ये बंजारा कैरी देयर हाउस होल्ड, अपना हाउस होल्ड सामान, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, इन सबको साथ ले जाते थे। ठीक है, तो इनकी जो लाइफ के बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन पीटर मुंडी ने किया है। बस आपको ये समझना है कि पीटर मुंडी इंग्लिश ट्रेडर था और ये बंजारास के ऊपर यहाँ डिस्क्रिप्शन देता है। इसके बाद देखिए मैं आपको जाति को लेकर ही बताता हूँ। ये देखिए डेलिब्रेशन ऑफ जाति, अब 12th सेंचुरी की बात है। देखो यहाँ पर आपको 12th सेंचुरी की बात कर रही है। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन है, और ये इंस्क्रिप्शन कहाँ से है? ये मिलेगा आपको उय्याकोंडन उदय्यार का, तिरुचिपल्ली। कहाँ? तिरुचिपल्ली, नोट करिएगा, इन तिरुचिपल्ली। और तिरुचिपल्ली के तालुका में आज के प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ठीक है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? देखिए यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर डेलिब्रेशंस हैं रथकार के, रथकार। अब रथकार का लिटरल मतलब होता है जो चैरियट्स बनाते हैं, लेकिन इस इंस्क्रिप्शन में ये सब जो ब्राह्मणों की सभा होती थी उसमें इनके रोल्स बताए गए थे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो भाई डेलिब्रेशंस दिए गए थे इन अ सभा ऑफ ब्राह्मण, क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उनका स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज, उनका डेलिब्रेशन था ऑन द क्या 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 काम करते हैं, ये चीज यहाँ पर आएगा। देखिए ये लोग आर्किटेक्चर करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग कोचेस, चैरियट्स बनाएंगे, गेटवेज बनाएंगे बड़े बड़े फॉर टेम्पल्स एंड इमेजेस इन देम, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ये बनाएंगे, बिल्डिंग्स मंडप्स बनाएंगे, ठीक है, मेकिंग ज्वेल्स बनाएंगे। तो ये काम जो है इन रथकार के होते थे। ये यहाँ पर बताया गया जाति पे, यहाँ पर ये इस प्रकार का इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम आगे आते हैं। अब देखो यार दोस्त, सिंपल सी बात है। क्या सर सिंपल सी बात बता रहे हैं आप? देखो इमरजेंस हुआ ऑफ स्टेट्स या न्यू स्टेट्स। कैसे? जब सोसाइटीज में चेंज हुआ, सोसाइटीज में चेंज हुआ तो नए नए यहां पर इमरजेंस हुए। और जैसे हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो एग्जाम्पल हमको यहां देखने हैं, एग्जाम्पल दो। एक तो है दोस्त, नोट करिएगा, जो हमें पढ़ना है द गोंड्स, गोंडा टाइप, और एक पढ़ना है द अहोम्स। सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब जो ये देखो क्या है, ये ट्राइब्स हैं, समझ रहे हो, ये ट्राइब्स हैं, और ये ट्राइब्स बड़ी हो जाएंगी, और इतनी बड़ी हो जाएंगी कि मुगलों ने इन दोनों पे आक्रमण किया था। ये ट्राइब्स इतनी बड़ी हो गई थी। कैसे? धीमे धीमे ये ट्राइब्स बड़ी हो रही, और फिर उन्होंने मुगलों के आक्रमण को फेस भी किया। ठीक है, हालांकि दे लॉस्ट, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जानना कि भाई ट्राइब्स बड़ी हो गई थी। यही चीज मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको पहले गोंड्स के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अहोम्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए गोंड्स के बारे में शुरू करते हैं। प्लीज यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए द गोंड्स। अब गोंड्स कहाँ रह रहे हैं? गोंडवाना में। कहाँ रह रहे हैं? गोंडवाना में। गोंडवाना मतलब लैंड इनहेबिटेड बाय गोंड्स। नोट कर लीजिए, गोंडवाना का मतलब क्या हो गया? लैंड इनहेबिटेड बाय गोंड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गोंड के लोग थे, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। क्या कर रहे थे? ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये कर रहे थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, और इंपॉर्टेंटली कि यहां पर जो गोंड्स थे ये क्लैंस में डिवाइडेड थे, डिवाइडेड इन क्लैंस। ये क्लैंस में डिवाइडेड थे, और हर क्लैन का अपना एक, क्लैंस लिख लीजिएगा, क्लैंस, और हर क्लैन का अपना एक राजा होता था, या जिसको हम क्या बोलते थे? राय बोलते थे। बात समझ में आ रही है? सिंपल। गॉन्ड्स, हमें गॉन्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखना है। ये ट्राइब्स में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था? ट्राइब है ना, ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा ना। एक ट्राइब है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही होंगी, कोई उनका मुखिया होता होगा, कैसे वहाँ समाज चलता होगा, वही चीज़ जानना है गोंड के बारे में और अहोम के बारे में। सिंपल। अब ये ट्राइब थी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती थी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पर उसको जला दिया गया, पेड़ काट के फसल जला दिए गए, फिर उसके बाद वहाँ पर ऐश में ही, जहाँ पर राख है वही पेड़ लगाए गए, वहाँ फसल लगाई गई, और एक बार उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो दूसरी जगह मूव कर गए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। गॉन्ड्स कहाँ रह रहे हैं? गोंडवाना दिखा चुका हूँ मैप में, देख लेना। लैंड इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स। ठीक है, और ये क्लैंस में डिवाइडेड थे,
जहां पर हर क्लैन का एक राजा या राय होता था। क्लियर है? अब दिल्ली सुल्तान की पावर जब डिक्लाइन कर रही थी दिल्ली सुल्तानों की, तब ये जो कुछ कुछ लार्ज गॉन्ड के जो चीफ्स थे, किंगडम्स थे, वो छोटे वाले जो गोंडों के ट्राइब्स थे उन पे आक्रमण कर देते थे। समझना? अब ट्राइब ट्राइब लड़ रहे हैं आपस में, तो बड़ा ट्राइब छोटा ट्राइब, बड़ा ट्राइब खा गया छोटे ट्राइब को और वो और पावरफुल हो गया। फिर कई सारे छोटे ट्राइब्स को एक बड़ा ट्राइब खा गया तो बड़ा ट्राइब और महान और बड़ा हो गया, फिर उसने किसी और पे हमला किया, तो ऐसे करते 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 गॉन्ड का एक बड़ा किंगडम स्टैब्लिश हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, नोट करिएगा कि भाई गॉन्ड का एक बड़ा किंगडम स्टैब्लिश हो गया था। गॉन्ड का एक बड़ा किंगडम स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब किंगडम जो था वो डिवाइडेड था किसमें? क्लैंस में, जिसको हम लोग क्या किंगडम डिवाइडेड था किसमें? गढ़s में। गढ़ है, तुम्हारा गढ़ है, ये अपने गढ़ में खेल रहे हैं तो गढ़ हो गया। ठीक है, गढ़ इंपॉर्टेंट। और गढ़ डिवाइडेड थे किसमें? 84 में। 84, अब ये 84 एक्चुअली हिंदी वर्ड, हिंदी नंबर है 84, 84। तो बेसिकली 84 विलेजेस का एक यूनिट 84 बोला जा रहा था। 84 के बाद आता है 84 के बाद आ रहा है 12 बरौत। बरौत ये 12 हो गया ना, 12 बरौत, तो 12 विलेजेस का एक यूनिट बरौत बन रहा है। बात समझ में आ गया? ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन था जो चल रहा था, ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका आप देख रहे हो वो सेंट्रलाइज था। क्या था? सेंट्रलाइज था। कुछ टिपिकलिटी है इसमें? कुछ भी नहीं सर, सिंपल है। सिंपल बना दिया मालिक, है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया? अब हर जो गढ़ था, ईच गढ़, इसको कंट्रोल कौन कर रहा था? कंट्रोल्ड बाय क्लैन। समझ में आ गया? अभी मैंने कहा कि भाई यहाँ के गॉन्ड के ट्राइब्स थे वो क्लैनों में बटे हुए थे। भैया एक क्लैन इनका हो गया, उसके मुखिया हम हैं, एक क्लैन वो हो गया, एक मुखिया वो है। तो जब मेरा जो क्लैन है, मैं क्लैन हूँ, क्लैन है मेरे अंदर, एक पूरी क्लैन है, तो मैं एक गढ़ को मैं हैंडल कर रहा हूँ। बात समझ में आ गया? ये सिस्टम था यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर वही कहानी आती है कि गॉन्ड पावरफुल हो रहे थे। ठीक है ना, गॉन्ड्स गेटिंग पावरफुल। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, गॉन्ड्स पावरफुल हो रहे हैं। और जब गॉन्ड्स पावरफुल थे तो गॉन्ड्स पावरफुल हो गए, तो यहाँ के जो किंग जो थे वो क्या करते हैं? वो ब्राह्मणास को या ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? वो गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों ने क्या किया? इनको ये ट्राइब्स थी, इनको कास्ट में मिला लिया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो गॉन्ड का राजा पावरफुल हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, तो गॉन्ड चीफ की अब ये ख्वाहिश हो गई, इसके बाद होगा क्या? भाई हमें क्यों आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? गॉन्ड चीफ की ख्वाहिश भी तो कुछ बनेगी ना, कि बदले में कुछ दो भैया, तुमको भेंट दे रहे हैं, बदले में कुछ दो। तो गॉन्ड ब्राह्मणों को गिफ्ट मिले तो मतलब ब्राह्मण इन्फ्लुएंशियल हो गए। प्रजा को दिखा कि भाई राजा जब गिफ्ट दे रहा है तो उसका मतलब ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो बदले में गॉन्ड चीफ नाउ उनकी ये चाहते थे कि दे रिक्वायर्ड कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए एज क्या? एज राजपूत्स। नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत्स। नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लीजिए जरा, लिख लीजिए। यस प्लीज। चलिए, तो एक तरह से अभी तक जो गॉन्ड्स की ट्राइब अभी तक काफी इक्वल थी, अब वो अनइक्वल होने लगी, है ना? क्योंकि देखो गॉन्ड्स के राजा पावरफुल होने लगे, इस तरह से पावरफुल हुए तो ब्राह्मणों को गिफ्ट दिए, राजा और पावरफुल हो गया। तो यहाँ पर गॉन्ड के चीफ की रिक्वायरमेंट थी, अब ये डिमांड थी कि हमको अब रिकॉग्नाइज किया जाए एज राजपूत्स, हमको राजपूत की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी भी आती है, एक राजा की कहानी आती है, मैं बताता हूँ यहीं पर। अब एक राजा था, नाम था अमनदास, और ये किसका राजा था? नोट किया जाए भाई, गॉन्ड किंगडम, सॉरी गॉन्ड किंग किसका? ऑफ कौन से गढ़ का? गढ़ कतांग। बताया मैंने, किंगडम्स
किंगडम डिवाइडेड इनटू गढ़। तो गौंड का जो किंग था, सॉरी किंगडम जो था, उसमें एक गढ़ था कटांग नाम का, उसका ये किंग था। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे आप यहां पर मेंशन कर लेते हैं, उसको ऐसे मेंशन करते हैं, गौंड किंगडम, किंग नहीं, गौंड किंगडम, गौंड किंगडम। अब सर ये आपको कैसे पता, कैसे पता आपको? भाई मुझे नहीं पता, ये बताया है अकबर की जो यहाँ पर किताब है, अकबरनामा के थ्रू हमको पता चलता है। अकबरनामा जो अकबर के रेन की ऊपर बात करती है, उसके थ्रू पता चलता है कि अमनदास ये गौंड किंगडम का जो गढ़ था कटांग, ठीक है, कटांग, उसका ये यहाँ पर वर्णन करता है। अब इस कटांग में आप देखोगे तो ये कहाँ हो, ये जो कटांग में आप देखोगे तो यहाँ पर 70,000 विलेजेस की बात करी गई है। अब जरा कहानी सुनिए यहाँ पर हुआ क्या, देखिएगा। अमनदास का यहाँ पर लड़का था जिसका नाम था दलपत, नोट करिएगा। अमनदास का यहाँ पर लड़का था दलपत, सन, नाम क्या है? दलपत। दलपत को यहाँ पर प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, किससे? दलपत को मोहब्बत हो गई दुर्गावती से। देखिए कैसे यहाँ पर, अब ये ट्राइब है, ट्राइब, गौंड ट्राइब। अब गौंड ट्राइब का राजा, इस गढ़ का कटांगगढ़ का राजा अमनदास, उसका लड़का दलपत, उस लड़के को इश्क हो गया किससे? दुर्गावती। दुर्गावती शी वॉज द डॉटर ऑफ सलबहान, एंड सलबहान का मतलब हो गया चंदेला राजपूत ऑफ महोबा, ठीक है ना, नोट करिए, चंदेला राजपूत राजा ऑफ महोबा। आप देखोगे महोबा के पास ही आप जाओगे तो खजुराहो पड़ता है, और खजुराहो में आपको टेम्पल्स मिलेंगे, चंदेला टेम्पल्स, चंदेला। दुर्गावती, तो दुर्गावती शादी हो गई, और दलपत और दुर्गावती से यहाँ पर एक बच्चा हुआ, और उसका नाम था वीर नारायण। अब वीर नारायण जब 5 इयर्स ओल्ड था तो उस वक्त यहाँ पर दलपत की हो गई मृत्यु, डेथ, और जब दलपत की डेथ हो गई तो दुर्गावती जो है वो रूल करने लगती हैं, एंड शी बिकम्स रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती स्टार्ट्स क्या? रूलिंग। लेकिन इंपॉर्टेंटली मुगलों ने इनके ऊपर हमला किया, मुगल्स अटैक्ड। और एक बार एनसीईआरटी देखिए, शायद इसको किसके अंडर अटैक किया गया था? मुगल फोर्सेस ने अंडर असफ खान, इंपॉर्टेंट, मुगल अटैक्ड अंडर असफ खान के अंडर मुगलों ने अटैक किया 1565 में, और रानी दुर्गावती जो है वो यहाँ पर शी गेव अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, काफी रेजिस्टेंस दिया रानी दुर्गावती ने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत रेजिस्टेंस दिया, लेकिन ऑब्वियसली मुगल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी। और हुआ ये कि रानी दुर्गावती ने कहा कि भाई मैं सरेंडर तो नहीं करूंगी, एंड शी प्रिफर्ड डाइंग, खुद मरना पसंद है, सरेंडर नहीं करूंगी। शी प्रिफर्ड डेथ ओवर सरेंडर। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई? ये है पूरी कहानी गौंड की जो आपके एनसीईआरटी में दी है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं पहले आपको कि इसका आउटकम क्या क्या हुआ। पहले तो आउटकम देख लीजिए, प्लीज राइट आउटकम। देखो यार, आउटकम क्या है? 3 आउटकम, प्लीज नोट। फर्स्ट, अब ये जो आपका यहाँ पर ये जो आपका गौंड का किंगडम था वो बहुत ही रिच किंगडम था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, इसीलिए आपको देखने को मिला कि यहाँ बहुत सारे क्वाइंस और एलिफेंट्स को वो मुगल फोर्सेस अपने अंदर कब्जा लेती हैं। एंड पॉइंट नंबर सी, और एनेक्स कर लेती हैं बहुत सारा, एनेक्स पार्ट्स ऑफ गौंड किंगडम, ठीक है। लेकिन सारा किंगडम एनेक्स नहीं किया गया। एक पार्ट ऑफ किंगडम था जो वीर नारायण के चाचा जो थे, ठीक है, उनको दे दिया गया। चाचा का नाम आया है एनसीईआरटी में, और वो क्या आया है? वो है यहाँ पर
चंद्रशाह, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रशाह। रेस्ट पार्ट ऑफ अंपायर दे दिया, रेस्ट पार्ट ऑफ किंगडम ग्रांटेड टू हिम, ऐसे नोट कर लो। बचा हुआ पार्ट का किंगडम जो है वो चंद्रशाह को दे दिया गया। एक पॉइंट मैं यहां पर मिस कर गया, मैं देख रहा हूं कि अमन दास ने यहां पर टाइटल अज्यूम कर लिया था संग्राम शाह का। ये भी चंद्रशाह से मुझे याद आया कि भैया जो यहां पर अमन दास था, अमन दास ही टुक द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लास्ट पोर्शन पे, दैट इज अहोम्स। द अहोम्स देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। अहोम्स कहां पर थे पहले, ये नोट करिएगा। ये पहले कहां थे? ये म्यांमार में थे दोस्त। कहां थे? म्यांमार में। ये माइग्रेट होके कहां पर आते हैं? ये आते हैं ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र बेल्ट के अराउंड, यानी कि असम में। तो ये क्या कर जाते हैं? ये ऐसे माइग्रेट कर गए। क्या कर गए? माइग्रेट कर गए। तो समझना बात को, ठीक है? दे माइग्रेटेड। ना इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अहोम्स वो हमें यहां समझनी है। अहोम्स का एडमिनिस्ट्रेशन, अहोम्स का रिलीजन, अहोम्स की सोसाइटी और अहोम्स के लोगों का काम, यही 3-4 चीजें हैं और मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है? अब अहोम्स ने यहां पर माइग्रेट करके आए तो उन्होंने नया स्टेट बनाया, क्रिएटेड न्यू स्टेट। कैसे? पहला देखो कैसे नया स्टेट बनाया। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है कि इन्होंने ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम जो था भुयान्स का सप्रेस्ड, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सप्रेस दी ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, किसका? ऑफ भुयान्स। अब दोस्त भुयान कौन थे? भुयान्स बेसिकली लैंडलॉर्ड्स थे। तो जो पहला यहां पर ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था उसको इन लोगों ने, अहोम्स ने सप्रेस कर दिया और यहां पर इस एरिया को अपने अंडर ले लिया। उसके अलावा एक कैटेगरी, एक यहां पर और था जो इन्होंने एनेक्स किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे एनेक्स्ड व्हाट? छूटियाज, नोट करिए, छूटिया, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने क्या एनेक्स किया? एनेक्स्ड क्या नाम आया हुआ है? एनेक्स व्हाट? कोच हाजो। एनेक्स व्हाट? कोच हाजो। बात समझ में आ गई? इन सबको एनेक्स किया, इनके ईयर भी हैं 1523 एंड 1581। ये एनेक्स किया 1523 में, ये एनेक्स किया 1581 में, और इस प्रकार से एक बड़ा अहोम किंगडम यहां पर स्टैब्लिश हो गया, ठीक है? इस तरह से अहोम किंगडम की यहां पर स्टैब्लिशमेंट हो गई। नोट कर लीजिएगा। अहोम की, अरे सॉरी, अहोम किंगडम इस्टैब्लिश्ड, ठीक है? अब एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, शायद वो कहीं रह ना जाए, इसलिए मैं एक बार देख लेता हूं। यस, तो अहोम्स, ठीक है, अहोम्स ने लास्ट स्टेट बना दिया। अब इंपॉर्टेंट क्यों था मुगलों के लिए? वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू अटैक या फिर टू कैप्चर अहोम? क्यों था? क्योंकि दोस्त मुगल जो थे ना, ये अहोम्स जो थे ना, इनके पास 2 इंपॉर्टेंट फीचर थे। एक तो ये था कि भैया इन्होंने फायर आर्म्स का यूज किया, यूज्ड फायर आर्म्स, इसलिए मुगलों के नजरों में आ गया कि भैया इनके पास फायर आर्म्स है, इनको कब्जाना जरूरी है। और दूसरा, इनको पता था गन पाउडर कैसे बनाते हैं और कैनन्स कैसे बनाएंगे, तो दे हैड दिस नॉलेज। इसलिए मुगल के लिए ये प्रेस्टीज की बात थी, ठीक है? प्रेस्टीज फॉर मुगल्स टू कैप्चर देम, प्रेस्टीज फॉर मुगल्स टू एनेक्स देम या फिर कैप्चर देम। मुगलों के लिए बड़ा ही वो था, इसलिए मुगल ने इन पे अटैक भी किया। हालांकि आप देखोगे मुगल्स ने अटैक किया, बट मुगल के पास ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया अहोम का किंगडम, और वो उनके हाथों से निकल गया। बाद में और भी जो यहाँ पर स्ट्रांग फोर्सेस आए, हालांकि अहोम उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाया, ठीक है? सो मुगल्स अटैक्ड, ठीक है? गॉट होल्ड ऑफ देम, उनके कब्जे में आ गया, बट लॉस्ट सून, लेकिन जल्दी उनके हाथ से फिर से निकल गया।
ठीक है। एक बैटल ऑफ सराई घाट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। लचित बुर्फुकान ये कमांडर थे अहोम फोर्सेस में, ठीक है। लचित बुर्फुकान अभी नोट कर लो, लचित बुर्फुकान नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, एनडीए जो होता है एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर इनके नाम का मेडल भी दिया जाता है, लचित बुर्फुकान। ही वॉज द कमांडर। और बैटल ऑफ सराई घाट बहुत इंपॉर्टेंट थी इनकी, कभी आगे हम लोग चल के इसको डिस्कस करेंगे। बैटल ऑफ सराई घाट, मुगल फोर्सेस को, मुगल कमांडर को हरा दिया था, खदेड़ दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बैटल, ठीक है। कभी इसको हम अलग से यहाँ डिस्कस करेंगे, अभी इस एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 1662 में मैंने बताया मुगल्स ने अंडर मीर जुमला अटैक किया था, ठीक है। मुगल्स अटैक्ड अंडर, नाम क्या है, अंडर मीर जुमला, अंडर मीर जुमला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो यहां बचती है, ठीक है। देखिए अब अहोम्स की बात हम कर रहे हैं दोस्त, अहोम्स की बात कर रहे हैं। तो अहोम जो स्टेट है वो डिपेंड करती थी फोर्स लेबर पे, फोर्स लेबर। अब देखो ट्राइब्स हैं, ये फोर्स लेबर पे डिपेंड करती है, इसको क्या बोलते हैं, पाइक, क्या बोलते हैं, पाइक, ठीक है। और हर विलेज को, ईच विलेज, हर विलेज को सेंड करना पड़ता था सर्टेन अमाउंट ऑफ पाइक्स कामों के लिए, ठीक है। हर विलेज को सेंड करना पड़ते थे पाइक्स। बात समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट देखो यहां पर, अगला पॉइंट देखिए कि इन अहोम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, प्लीज सी, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, क्या था, सेंट्रलाइज था। क्लियर है? पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। अब ये तो एक पॉइंट हो गया। अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो हो गया। लोगों के काम क्या थे, पीपल वर्क, पीपल के, लोगों के काम क्या क्या थे इन ट्राइब्स के, देखो जरा। एक तो क्या था सर, पॉइंट नंबर 1, मिलिट्री सर्विस देना, मिलिट्री में सर्विस देना। दूसरा इरिगेशन वर्क्स करना, इरिगेशन वर्क करना या इरिगेशन करना। पब्लिक वर्क्स करना, पब्लिक वर्क्स करना, कैनाल्स बनाना। एंड पॉइंट नंबर 3 इज, जो ये काम कर रहे थे, दैट इज इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग उसकी सोसाइटी पे, और फिर लास्ट है रिलीजन। चलिए देखिए, यस प्लीज, आइए फर्स्ट पॉइंट, इधर आइए सोसाइटी, इधर आइए रिलीजन। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। कैसी सोसाइटी थी अहोम्स की, कैसा रिलीजन था, बस, और कुछ नहीं है। अब सोसाइटी में ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी अगेन क्लैन बेस्ड थी, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, खेल्स, ठीक है। क्लैन बेस्ड थी, क्या बोलते थे, खेल्स। और यहां पर आर्टिसंस नहीं थे इनकी सोसाइटी में, वेरी फ्यू आर्टिसंस। तो होता क्या था, वेरी फ्यू आर्टिसंस, तो होता क्या था कि आर्टिसंस कहां से आते थे, नियर किंगडम से आ जाते थे। सो दे केम फ्रॉम नियर बाय किंगडम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। अब सोसाइटी और कैसी थी बताया मैंने, बड़ी सॉफिस्टिकेटेड सोसाइटी थी, बड़ी सॉफिस्टिकेटेड सोसाइटी थी। संस्कृत को प्रमोट किया जाता था। एक यहां पर संस्कृत में एक वो भी है, हिस्टोरिकल वर्क भी है, बुरांजी, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्क है एक, बुरांजी, लिख लीजिए, हिस्टोरिकल वर्क क्या है, बुरांजी। इसके बारे में थिएटर को प्रमोट किया जाता था, पोइट्री को प्रमोट करते थे,
ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर प्रमोट होती है सोसाइटी के अंदर। क्लियर है? रिलीजन, ट्रेडिशनल रिलीजन, ट्रेडिशनल रिलीजन था इनका, ठीक है, इनिशियली। लेकिन बाद में आप देखोगे एक राजा का नाम आता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है शिव सिंह। तब हिंदुज्म प्रोमिनेंट हो गया था ड्यूरिंग शिव सिंह, ये राजा है, हिंदुज्म क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया। हिंदुज्म क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया। नोट किया जाए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस इज इट। ठीक है, क्लियर है? तो टेम्पल्स और ब्राह्मणों का यहां पर रोल ज्यादा आता है। हिंदुज्म प्रोमिनेंट हो गया था, इसका मतलब ऑफ कोर्स टेम्पल्स यहां पर आ गए। ठीक है, ब्राह्मणों का यहां पर रोल, ब्राह्मण आ गए। अभी बात ध्यान रखना कि जो यहाँ पर लोगों को सोसाइटी में जो राइट्स मिलते थे वो ब्राह्मण या राजा भी नहीं ले सकता था बिना कंसेंट के, बिना किंग भी वापस नहीं ले सकता था बिना कम्युनिटी के कंसेंट से। जो भी यहाँ पर पीजेंट्स के राइट थे विलेज कम्युनिटी में वो नहीं ले सकता था राजा भी विदाउट द कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी। ये इंपॉर्टेंट, दिस इज इट दोस्त। अब इसका लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। वो देखिए यहाँ पर वही चीज क्रक्स करके लिखी है जो अभी तक आपने पढ़ी कि भैया बहुत सारा कंसिडरेबल सोशल चेंज हुआ सब कॉन्टिनेंट में। जो पीरियड अभी हम पढ़ रहे थे, जो हम एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि मेडिवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, है ना, मुगल, वर्ण बेस्ड सिस्टम था, ट्राइबल पीपल भी थे, ये दोनों कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते दूसरे से। इसके इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, दोनों सोसाइटीज़ में क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए, अडेप्ट किया, चेंज किया। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ थी, उन्होंने डिफरेंट लाइवलीहुड शुरू कर दिए। एक ऐसा पीरियड भी आया ये भी मर्ज हो जाती हैं कास्ट बेस्ड सिस्टम में ये ट्राइब्स। ठीक है, हाउएवर बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी थे, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कास्ट बेस्ड सिस्टम को, जो कि इस्लाम की तरफ से हुआ था, है ना, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे थे क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म को नहीं मान रहे थे। ट्राइब्स ने एस्टैब्लिश कर ली, बड़े बड़े यहाँ पर एम्पायर बना लिए, जैसे कि हमने देखा गॉन्ड्स और ओहोम्स का, है ना। फिर उनका जो है इतना पॉलिटिकल पावरफुल हो गए कि उनको भैया क्या हुआ, उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर जैसे कि मुगल्स। तो दिस इज द चैप्टर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर दोस्त पूरा खत्म हो गया। ये आपके 28 स्लाइड्स थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। जय हिंद, जय भारत।